बासित साहब ये कहिएगा, आपको क्या लग रहा है क्राइसिस कहाँ खत्म होगा? क्या इसराइल ऑल आउट वॉर की तरफ भी जा सकता है? ऑल आउट वॉर पे तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो बेंजामिन नेतन्याहू की इस वक्त अंदरूनी एतबार से सियासी पोजीशन है वो किसी न किसी हद तक तो एस्केलेट करेगा। उनका ये कहना कि हम हमास की लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे वो तो नामुमकिन है, वो रेट्रिक है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं गजा पे बम्बारमेंट जारी रहेगी और हलाकतें होंगी और लोग शहीद होंगे फ़लस्तीनी। तो कुछ फिर कल अरब लीग का भी इजलास हो रहा है, देखें वो क्या पोजीशन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कोई अपना सही मानों में इजलास नहीं बुला सकी, वहाँ भी कोई फैसला नहीं हो पाया। और फिर अमेरिका ने भी मजीद इमदाद देने का भी कह दिया है। तो एक लिहाज से सूरत हाल को एस्केलेट करना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कुछ और होगा। बाकी ये देखना है कि किस तरह मामलात को अब समेटा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैदी भी हैं फ़लस्तीनी, तकरीबन 100 के करीब फ़लस्तीनियों के पास गजा में। तो एक लिहाज से सिचुएशन तो है बड़ी वरीसम, लेकिन लेट्स होप कि कल अरब लीग का इजलास होता है और वहाँ एक यूनिफाइड पोजीशन ली जाती है, क्योंकि वहाँ भी ममालिक ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर वहाँ सीरिया भी है, कतर की पोजीशन भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस वक्त इब्राहिम एकॉर्ड्स के बाद हम जानते हैं कि कुछ ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अपने कायम कर लिए। तो एक लिहाज से जो अरब लीग की एक यूनाइटेड फ्रंट था 2002-2003 में, जब अरब लीग ने अपना एक फार्मूला पेश किया था, उस पर भी अब थोड़ी बहुत एक लिहाज से इसराइल पीछे हट गया है, अरब लीग भी पीछे हट गई है। तो चूंकि मुसलमान तकसीम दर तकसीम हैं, तो इसलिए कुछ कहना मुश्किल है, और इसराइल इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि मगरबी दुनिया सारी इसराइल के पीछे खड़ी है, बल्कि उसको इनकरेज कर रही है कि आप हमास के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक्शन लें। तो एक बड़ी एक लिहाज से बड़ी उदास करने वाली सिचुएशन है, सच्ची बात तो ये है। जी, अमेरिका की जो ब्रोकरेज से एक डील हो रही है अरब के और इसराइल के दरमियान, आपको लगता है कि ये बुनियादी तौर पे जो हमास ने किया है ये उस डील को रोकने के लिए किया है कि इसराइल की यदि इसराइल को जो तस्लीम करना है सऊदी अरब की तरफ से वो आगे ना बढ़ सके? ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि 2018 के बाद जब से अब्राहम एकॉर्ड शुरू हुए तो ये एक बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब जिस तरह ओस्लो एकॉर्ड्स में इसराइल ने इत्तेफाक किया था कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आएगा, और उस पर कुछ काम भी हो रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ अरब ममालिक ने, मिसाल के तौर पर यूएई ने जब इसराइल को तस्लीम किया तो वो इस शर्त पे किया कि जो यहूदी बस्तियां हैं मगरबी किनारे में वो बंद कर दी जाएंगी, वो मजीद उनको एक्सपैंड नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने देखा उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद एक और मामला हुआ कि पिछले माह जब इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने UNGA सेशन से खिताब किया और जो नक्शा उन्होंने दिखाया उसमें फ़लस्तीन का कहीं जिक्र नहीं है, उस नक्शे से फ़लस्तीन ही गायब है। तो एक लिहाज से इसराइल का ये सारा जो एक फॉरेन ऑक्यूपेशन है इसराइल की, जो पिछले तकरीबन आप कह लिए अब इसको 1948 से ऑनवर्ड या 1900 बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 से आप ले लें, तो फ़लस्तीनी तो पिछले 100 साल से एक गासिबाना कब्जे के अंदर रह रहे हैं। तो बस और गजा की एक बात कही जा रही थी कि शायद सऊदी अरब अगर इसराइल के साथ मामलात को आगे बढ़ाता है तो फिर पाकिस्तान को भी शायद सऊदी अरब के साथ जाना पड़ता। तो इस हमले के बाद, हमास के इस हमले के बाद, अब वो सारी की सारी एफर्ट जो है वो ख़त्म हो गई है और ये तवील अरसे के लिए मामला टल गया है। जी हाँ, मामला तो फिलहाल टल गया है, लेकिन इसमें देखिए एक और पहलू भी है, इसमें ईरान का एक पहलू भी है, क्योंकि जब से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हुए हैं मार्च इस साल, उस वक्त से आपने नोट किया होगा कि मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका बड़ा एक्टिव हो गया। बहुत से डेलीगेशन सऊदी अरब भिजवाए, फिर सऊदी अरब ने कुछ शराइत रखी और उनमें से बहुत सी शराइत में एक शर्त ये भी थी कि US हमें, अमेरिका हमें सिक्योरिटी गारंटीज दे, डिफेंस पैक्ट करे हमारे साथ, हमें सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम करने की इजाज़त दे, तब हम कहीं, या फिर फ़लस्तीन ने भी उन्हें कुछ मांगी है कि कुछ फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान करें। तो एक लिहाज से ये ख़तरा दोबारा हो गया है सऊदी अरब के लिए कि हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामी जिहाद, ये तंजीमें दोबारा एक्टिव चूँकि हो गई हैं,
तो सऊदी अरब के लिए भी एक लिहाज से दोबारा ये खतरा हो गया है कि ईरान फिर उसी रविश पे तो नहीं चल पड़ा। और जो वेस्ट एशिया में सऊदी अरब की जो एक लीडरशिप है, मुस्लिम दुनिया में जो लीडरशिप है, तो इस तनाजुर में ही देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक मुफाहमत का सिलसिला चल रहा था, वो तो उसमें अब्दुल बासित साहब, हम देख रहे हैं कि मगरिब तो इसराइल की भरपूर हिमायत कर रहा है, अरब ममालिक हिचकिचाहट का शिकार है फलस्तीन की हिमायत में। पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए इस सारे मामले में? देखिए, पाकिस्तान का जो पहला रिएक्शन आया, मैं उसको बहैसियत एक साबिक सफारतकार के देखता हूं कि बहुत ही माइल्ड था। हमने ऑक्युपायर और ऑक्युपाइड लोगों को एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया, और हमें जानना चाहिए कि ये जो मामला है इसकी रूट कॉज क्या है। रूट कॉज यही है कि इसराइल ने कब्जा कर रखा है गैर कानूनी एतबार से, और यही सिचुएशन भारत ने जम्मू और कश्मीर में कर रखी है। तो यहाँ के खुद इरादियत का मामला है। अगर हम अपने रिएक्शन में ये तक भी नहीं कह सकते कि इसराइल मस्ट एंड इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन, तो पीछे क्या रह जाता है? तो मैं समझता हूँ। और फिर दूसरी तरफ ये देखिए, ये भी एक अजीब सी बात है कि जितने भी PDM की लीडरशिप है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल जरदारी साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, उन सब लोगों ने फॉरेन ऑक्यूपेशन का जिक्र किया कि ये रूट कॉज है, लेकिन हमारी निगरान सेटअप ने उसका जिक्र तक भी नहीं किया। और वो फलस्तीनियों और इसराइलियों को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि शायद कोई इसराइल का कोई जुर्म ही नहीं है, और जो कुछ इस वक्त हो रहा है फलस्तीन में, उनमें कोई उसका हाथ नहीं। हम सब चाहते हैं कि सीज फायर हो, लोग ना वहाँ शहीद हो, हम सब ये चाहते हैं, लेकिन कम से कम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख कर रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन शायद हमने, अक्रम जैसा आपने कहा, हम भी अरब दुनिया की तरफ देख रहे थे कि जब वो रिएक्ट करेंगे तो हम भी हमारा जो रिएक्शन है वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा अपना भी एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है कश्मीर पे, फ़लस्तीन में, और जो गवर्नमेंट्स का जो रिएक्शन है, वो जो लोगों की यहाँ पे ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, उससे मुताबिकत नहीं रखता, कतई मुताबिकत नहीं रखता। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से माइल्ड हमारा रिएक्शन आया। बस साहब, आपको लगता है कि देखिए, हमास ज़ाहिर है उस तरह एक ऐसी तंजीम नहीं है जो किसी हुकूमत कोई हुकूमत चला रही हो। हमास और इस पर्टिकुलर केस में हिजबुल्लाह भी आपको नज़र आता है कि दोनों गैर हुकूमती तंजीमें हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर ये दोबारा से सूरत हाल 90s वाली हो सकती है, या वो सूरत हाल हो सकती है जिसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जाता रहा है अमेरिका की तरफ से, बिलखुसूस 9/11 के बाद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, हमास तो वैसे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने भी डिक्लेयर किया हुआ है, और बाकी भी जो मगरिब ममालिक, उन्होंने उस हमास को लिस्ट किया हुआ एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।